अब गोरखपुर की बात कर लेते हैं। और जैसा मैंने शुरुआती संबोधन में राजीव बताया, गोरखपुर में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर गढ़ है योगी आदित्यनाथ का, 9 में से 8 सीटें जीती, तो ये अपने आप में प्रेस्टीज फाइट भी है, ये प्रेस्टीजियस सीट भी हो गई। तो लोग क्या कह रहे हैं, माहौल क्या है राजीव? देखिए संदीप, गोरखपुर पहली बार आपने सही फरमाया कि पहली बार आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछले अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि करीब 32-34 सालों से ये सीट भारतीय जनता पार्टी एक बार को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, जब योगी आदित्यनाथ के कैंडिडेट ने हरा दिया था तो भाजपा का जो आधिकारिक उम्मीदवार थे वो हार गए थे। लेकिन अगर आप देखें तो 34 सालों से योगी आदित्यनाथ का जो मंदिर का जो दबदबा है वो इस सीट पर है, जहां तक शहरी सीट का सवाल है। लेकिन ग्रामीण इलाकों की जो सीटें हैं उसमें 2017 जैसी स्थिति नहीं है, हर जगह लड़ाई है। देखिए, जो छठे और सातवें चरण का चुनाव है संदीप, आपने भी अपने कार्यक्रम में कई बार कहा है और हमने भी ये जमीन पर देखा है कि 5 चरणों के चुनाव में उत्तर प्रदेश की लड़ाई अभी तक तय नहीं हो सकी है। नतीजा देखिए कुछ भी आए, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसमें 5 चरणों के चुनाव में सीधे सीधे तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनने वाली है। छठा और सातवां चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, और छठे और सातवें चरण में खेल जिसको कहते हैं सियासत का, वो भी बहुत तेज हो रहा है। मायावती 5 चरणों तक जो बहुत शांत बैठी थी, छठे और सातवें चरण में आक्रामक तौर पर वो मैदान में उतरी हैं और उनके उम्मीदवार जो है बहुत हैवी वेट उम्मीदवार इस 111 सीटों पर जगह जगह पर बसपा के उम्मीदवार हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत जो लगा रही है, उसके साथ साथ अगर आप देखें, इंटरेस्टिंग एक फैक्टर और भी है कि आजमगढ़ एक ऐसा मंडल मुख्यालय है जिसमें समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है और बीएसपी का दबदबा रहा है। इन दोनों पार्टियों का बराबर का दखल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी थोड़ा एज में रही है। अगर आप लोकसभा विधानसभा चुनाव के नतीजों के तौर पर देखें, वहां असदुद्दीन ओवैसी 3 दिन कैंप कर रहे हैं। 7वें चरण के चुनाव से पहले कल भी वो थे, आज भी वो है और कल भी वो रहेंगे। तो इस इलाके में 111 सीटों में कहा जा रहा है कि जो 65-70 सीटें पाएगा वही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। आज योगी आदित्यनाथ जब मतदान करके निकले तो उनके मुंह से निकल गया कि 350 तक, जो 300 पार तक कहते थे, वो अब छठे चरण में 350 तक की बात करने लगे। तो निश्चित तौर पर लड़ाई है और ये 111 सीटें ये तय करेंगी किसका माहौल बना। बहरहाल मैं सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में हूं, गोलघर गोरखपुर का बहुत पॉश इलाका है, वहां के मतदान केंद्र पर हूं। यहां से थोड़ी दूर करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर गोरखनाथ मंदिर है, जहां सुबह योगी आदित्यनाथ ने अपना मतदान किया था। यहां कुछ आम लोग हैं, छिटपुट लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। मैं एक बात यह भी कहूंगा कि गोरखपुर में जिस तरह के मतदान में उत्साह की कमी उम्मीद की जानी चाहिए थी, सुबह से लेकर अभी तक दिखी नहीं है। यहाँ कुछ लोग हैं, वोट दे आए? दे आए। क्या मुद्दा है गोरखपुर का? कोई मुद्दा नहीं, जो भी मुद्दा है सॉल्व हो रहा है। जो भी मुद्दा है सॉल्व हो रहा है, और जीतने को तो योगी जी जीतेंगे यहाँ से। आया ये चंद्रशेखर, ये लोग आए और चले जाएंगे, ये हवा है, यहाँ के लिए कुछ नहीं है। यहाँ के लिए सिर्फ योगी जी हैं। चाहे जिसको भी, जो भी चीज से भी पूछ लीजिए, सभी लोग कमल पे ही बटन दबाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, पूरे उत्तर प्रदेश का क्या हवा मिल रही है? कुछ कहा नहीं जा सकता है इसमें। कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें। खाली यही का गारंटी ले रहे हो? हाँ, यहाँ का गारंटी ले रहे हैं हम। उत्तर प्रदेश के बारे में कोई नहीं, सारी जगह से यहाँ तक उम्मीद है, 90% चांसेस है भाजपा के। बाकी देखा जाए तो सपा भी अपने दबदबा बना रखी है। लड़ाई करारी चल रही है। हाँ, करारी चल, बस ये 2 पार्टी हैं, मगर आएंगे तो योगी जी, ये तो सबको पता है। बच्चे से पूछ लीजिए यहाँ के बारे में। नहीं तो गोरखपुर वालों को कहना भी चाहिए, गोरखपुर में जो रहता है वो कहता ही, वो तो कहेगा ही, कहता है अंदर क्या कर रहा है भगवान जाने। शुरू से योगी जी का दबदबा है, जो वो कहते हैं वो यही होता है, और हर बार सीट उन्हीं की होती है, इस बार भी सीट उन्हीं की ही होगी। मुद्दों पर बात करते हैं। महिलाओं के दिमाग में क्या रहता है वोट देने के दिन? महिलाओं के दिमाग में यही रहता है कि योगी जी ही आए, क्योंकि योगी जी के आने की वजह से महिलाओं को हर एक चीज की छूट मिली है। जी संदीप, एक आपने 2 महीने पहले राजीव बहुत ही अहम बात की थी और कही थी, उसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं फिर से। आज 4 तारीख को और 10 तारीख को भी मुझे लगता है ये एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट होगा। तो जो बात आपने कही, सवाल के तौर पर आप ही से पूछ रहा हूं,
आपने कहा था 2 महीने पहले कि देखिए संदीप, 2017 में जो चुनाव था बीजेपी के लिए और वोटर के लिए, बीजेपी बंद मुट्ठी थी, बीजेपी की मुट्ठी बंद थी। प्रधानमंत्री मोदी चेहरा थे दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में, और केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे, वो पिछड़ी जाति से आते थे। तो पिछड़ों की, अति पिछड़ों की लामबंदी, वो सोशल इंजीनियरिंग करना बड़ा आसान हो गया था। पर आज जिस गोरखपुर में और जिस सीट से योगी आदित्यनाथ, सूबे के मुख्यमंत्री, ताल ठोक रहे हैं, आप वहां खड़े हैं, योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप भी चस्पा हुआ है पिछले कुछ महीनों से कि भाई वो ठाकुरवाद फैला रहे हैं। तो अगड़ा चेहरा पिछड़ी जाति को साध पाएगा क्या? क्या दरअसल यही अग्नि परीक्षा है बीजेपी की भी और योगी आदित्यनाथ की भी? देखिए संदीप, वो जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो बात मैं अभी भी कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी और संघ ने मिलकर के एक बहुत बड़ा प्रयोग किया है। जिस प्रदेश में 52% से ज्यादा बैकवर्ड हो, वहां सीधे सीधे आप फॉरवर्ड कैंडिडेट उतार करके 52% बैकवर्ड वाले प्रदेश में, और दूसरी तरफ जो नेता है जिससे आप लड़ने जा रहे हैं वो टोटल बैकवर्ड लीडर्स को लेकर के खड़ा है। ऐसे समय में आप हिंदुत्व का तड़का, जातिगत समीकरण और एक फॉरवर्ड को सीएम का चेहरा बनाकर उतर रहे एक भारतीय राजनीति में यह प्रयोग है। और अगर यह सफल हुआ तो फिर मैं बार बार यह कहता हूं कि जातिवादी राजनीति या फॉरवर्ड बैकवर्ड राजनीति करने वालों को आने वाले दिनों में देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत तगड़ा धक्का भी लगने वाला है। क्योंकि मैं हमेशा यह भी कहता हूं कि चंद्रशेखर जी, पूर्व प्रधानमंत्री, बड़ा फेमस उनका एक वाक्य है कि जब इस देश की राजनीति को जाति के आधार पर बहुत ज्यादा चलाने की कोशिश की जाएगी तो धर्म की राजनीति उस पर भारी पड़ेगी और यह देश के लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा। जिस तरह से जाति की राजनीति नुकसानदेह है, वैसे धर्म की राजनीति नुकसानदेह। ये बात वो कहा करते थे। तब यह माना जाएगा कि धर्म की राजनीति ने 2022 में जातिगत समीकरण की राजनीति को टक्कर दी या उसको पीछे कर दिया। और दूसरा पहलू यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को यह कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है, और अगर आज के 2 महीने पहले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी 3 महीने पहले कहीं नहीं थे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सियासत का कोई बड़ा पिछड़ा चेहरा अगर आप देखेंगे तो वो दूसरे खेमे में खड़ा दिखाई पड़ेगा। एक केशव प्रसाद मौर्य को हेलीकॉप्टर देकर के रोज आप 3 रैलियां कराते हैं, रोज उनको चेहरे के तौर पर लेते हैं। अब 5वें, 6वें, 7वें चरण की जो भी जनसभा प्रधानमंत्री की हो रही है उसमें केशव मौर्य का चुनाव जिस दिन सिराथू में था उस दिन भी प्रधानमंत्री की रैली में केशव मौर्य को देर रात फोन करके बुलाया गया और वो मंच पर वहां पर पहुंचे। तो ये शोकेस करने की आप देखते हैं। एक तरफ जो बैकवर्ड नेता जिनको 2017 में भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर केशव मौर्य थे, स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से आ गए थे, दारा सिंह चौहान को लेकर के आए थे, या भी जो बैकवर्ड चेहरे पिछले 20-25 सालों में बने हैं उनको, ज्यादातर लोगों को जो बीएसपी में थे उनको छोड़ करके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे के सारे चेहरे समाजवादी पार्टी में चले गए। सिर्फ यही नहीं गए, बीएसपी के रामाचल राजभर, लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज, 3 प्रदेश अध्यक्ष और मायावती सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी की तरफ चल गए। तो अगर ये लड़ाई फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड की जो अभी दिखाई नहीं देती है ना, मैं बार बार ये कहता हूं, जो बीजेपी ने 80-20 की बात कही थी वो पहले चरण से लेकर 6वें चरण तक दिखाई नहीं दी। ये इलेक्शन कहीं हिंदू मुसलमान होता हुआ नहीं दिखाई दिया, और ठीक इसी तरह ये इलेक्शन कहीं फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता दिखाई आपको जमीन पर नहीं पड़ेगा। वोटर बिल्कुल साइलेंट है, बात कुछ करता है, सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, यहां तक कि चैनलों के माइक के आईडी के हिसाब से लोग बोलने लगते हैं कि इस चैनल पर ये बोलने पर ज्यादा सटीक होगा। मैं ये महसूस करता रहता हूं, चैनलों की आईडी के हिसाब से बोलते हैं। तो ऐसे में आप कतई नहीं पता कर सकते। मैं संदीप एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, मेरी एक जस्टिस है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनको राजनीति में भी बहुत इंटरेस्ट है और बहुत समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छी बात इलाहाबाद में कही कि इस इलेक्शन में 2 लाख के आसपास सारे विधानसभा क्षेत्रों में मत पड़ रहे हैं, और आप देखिएगा कि जीतने वाला 90, 92, 95 हजार पाएगा और हारने वाला 70, 72, 75 हजार पाएगा। तो जब 75 और 95, 90 की लड़ाई है तो कोई बड़े से बड़ा एनालिस्ट, बड़े से बड़ा एग्जिट पोल करने वाला ये नहीं बता सकता कि कौन जीत रहा है, क्योंकि जब 3 तरफा लड़ाई होती है। उत्तर प्रदेश में तो आमने सामने का चुनाव ही नहीं कभी हुआ, कभी उत्तर प्रदेश ने देखा ही नहीं आमने सामने का चुनाव। तो इसलिए इस बार की लड़ाई किस तरफ जाएगी, 2-3 वोट परसेंट का शिफ्ट हुआ या पॉइंट परसेंटेज में भी अगर वोट का फर्क हुआ तो किधर
पलड़ा झुक जाएगा, किधर बाजी कौन मार ले जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये 111 सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, और आज इसमें का भी एक और अहम interesting बात factor कही बता दूं, आपने। कुछ इलाके ऐसे हैं इन 9 जिलों में जो भारतीय जनता पार्टी, एक और अहम बात कही कि परसेंटेज जो मत प्रतिशत का फर्क है बहुत ही मामूली हो सकता है। हमने तो ये भी देखा है राजीव, मध्य प्रदेश में बीजेपी को मत प्रतिशत ज्यादा मिला लेकिन कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिली। ये हमने देखा है, होते देखा है 2018 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। हाँ, तो इसका देखिए संदीप, आप तो पॉलिटिकल साइंस, आप तो खुद ही ज्ञानी आदमी है, आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है कि गैरीमैंडरिंग कैसे की जाती है, कैसे जब चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन होता है तो गैरीमैंडरिंग किसी एक पार्टी के जो ज्यादातर समर्थक हैं उनको एक ही विधानसभा में सीमित कर दिया जाए, दूसरे में उसका इंपैक्ट कम हो, इसको गैरीमैंडरिंग कहते हैं। तो जब कभी जिस पॉकेट में किसी एक पार्टी का डोमिनेंस ज्यादा हो तो शायद वोट परसेंटेज उसको ज्यादा हो जाता है, लेकिन जब ये फैलाव ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होता है तो कम वोट प्रतिशत पाने वाली भी पार्टी ज्यादा सीट पा जाती है। वोट परसेंटेज में ऐसा होता रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के इस बार के चुनाव को संदीप मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूं उसमें मैंने आपको पहली बार कहा कि बीजेपी की तरफ से जो कोशिश की गई कि इस इलेक्शन को 80-20 कर दिया जाए, वो जमीन पर होता उस तरह दिखाई नहीं दिया। दूसरी बात, इसका एक दूसरा पहलू भी है कि हमने ये देखा कि मुस्लिम वोट तो पोलराइज हो गया, हिंदू शायद उस तरह से पोलराइज नहीं हो पाए। और दूसरी बात यह है कि जो फॉरवर्ड बैकवर्ड की कोशिश, बोला तो नहीं गया लेकिन समाजवादी पार्टी के खेमे से जो कोशिश की गई फॉरवर्ड बैकवर्ड को इस इलेक्शन को बनाने को, वो भी जमीन पे बहुत होता दिखाई नहीं दिया। अगर ये दोनों हुआ है तो वो दिखा नहीं है, वो नतीजे के दिन 10 तारीख को पता चलेगा कि दरअसल हुआ क्या है। नहीं, 10 से पहले आपसे पूछूंगा राजीव, 7 तारीख को 7 बजे अपने कार्यक्रम में, अभी आप कह रहे हैं कांटे की टक्कर, तब मैं आपको कहूंगा कि राजीव स्टिक योर नेक आउट। अरे इतने महीने घूमे हो, घर बार छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, सबकी था लेते घूम रहे हो, तो 7 बजे, 7 तारीख को 7 बजे आपसे कहूंगा कि स्टिक योर नेक आउट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।